Audio Jungle. मी आज हॉस्पिटल आजचा दिवस मी सोचून समजून सिलेक्ट केला. कारण काय? कारण असं आहे, आज आहे 6 डिसेंबर आणि आजचे दिन आज ज्याने आपले संविधान दिला असा डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकरांचा आज दिवस आहे. पूर्ण भारताने दुनियामधून लोक तिथे आज त्यांचे श्रद्धांजली देण्यासाठी चेतन स्मारकमध्ये उपस्थित आहे. मी पण सकाळी गेलो होतो. म्हणून हा त्यांचे स्मरणार्थ त्याने समर्पण करण्यासाठी आजचा दिवस आपण चूज करून हा आजचा कार्यक्रम केला आहे. मी आज इथे सार्वजनिक पदामध्ये घोषणा करतो की हा हॉस्पिटलचं नाव डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकर हॉस्पिटल राहणार आहे. ही मी ऑफिशियली महानगरपालिकाच्या कमिशनरला सूचना देणार आहे. एक 10 दिवसापूर्वी एक मीटिंग केली होती. 2 महिन्यापूर्वी पण इथे मी एक मीटिंग केली होती शर्माजी बरोबर. त्यामध्ये आमचे ब्रजेश सिंगजी, विनोद सैलाजी, सुनील कोहलीजी, तिवानाजी सर्वजण एकत्र होते आणि त्यामध्ये हा हॉस्पिटल कसा आपण फास्ट करू शकता त्यासाठी आम्ही निर्णय केला होता. एक बात आपको समझ लेना पड़ेगा कि ये हॉस्पिटल कब टूटा, कितने दिन तक नहीं बना, उस हिस्ट्री में नहीं जाता हूँ, पर यहाँ के रहने वालों को ये मालूम है कि हॉस्पिटल में काम करने की स्पीड और ये हॉस्पिटल को पूरा करने की स्पीड लास्ट 4 साल में पकड़ी है. और लास्ट 4 साल में महाराष्ट्र में किसके शासन और कहां से महानगर पालिका चल रही है ये आप सबको जानकारी रखते हुए हमको माननीय देवेंद्र फडणवीस जी का और माननीय एकनाथ जी शिंदे का विशेष तौर पे धन्यवाद देना चाहिए. मैं यहाँ पर आज केवल हॉस्पिटल का उद्घाटन करने के लिए आया था, पर असलम शेख जी ने कुछ विषय निकाले हैं तो विषयों का मेरे को जवाब देना पड़ेगा. मैं सवाल खड़ा नहीं करता हूँ, पर मेरे सामने सवाल खड़े होते तो मैं जवाब देने की मुझे आदत है. और जब मैंने सवाल शांति से सुने तो आप जवाब भी शांति से सुन लीजिए. यहाँ बांग्लादेशी और रोहिंग्या भी नहीं चलेंगे, यहाँ सरकारी जमीन पे कब्जे करने वाले भी नहीं चलेंगे और कब्जे करवाने वाले भी नहीं चलेंगे. और जो सरकारी जमीनें अभी तक कब्जे हुई है वो सारी की सारी सरकारी जमीनें खाली कर लोगों के उपयोग में लाई जाएगी. यह संविधान में लिखा हुआ है. सरकारी जमीन यहाँ पे लोगों के नेचुरल, आज कोई भी यहाँ पर पूरे मुंबई के अंदर जितना खेलने के मैदान और जितने घूमने के लिए मैदान और जितने हॉस्पिटल और सुविधाएं बच्चों की होनी चाहिए वो सुविधा है क्या? प्रदेश सिंह की सुविधा है? वो सुविधाएं नहीं है तो पहले से नहीं है कि यहाँ पर पहले तो आपके मालवड़ में बहुत सारी जमीनें पड़ी थी, तो सारी जमीनें कब्जे हो गई ना, तो उनको खाली नहीं कराना है क्या? अपने को वो खाली कराना गुनाह है. और उसके लिए कोई पालक मंत्री के नाम काम करेगा तो धमकियां दी जाएगी उसको, और धमकियां दी जाएगी तो मैं चुप बैठूंगा कि वापस उद्घाटन करने के लिए यहाँ पर आऊंगा. मेरा कहना है कि राजनीति के अंदर सबको काम करने का अधिकार है, सबकी जिम्मेदारी भी है, बट एट द सेम टाइम जब जिसकी जो जिम्मेदारी होती है उसको उसका काम करने की स्वतंत्रता मिलनी चाहिए. मैं असलम शेख जी से रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ, सार्वजनिक तौर से रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ, न तो आपका मेरे से पर्सनल झगड़ा है न मेरा आपसे पर्सनल झगड़ा है, पर जैसे आप जब पालक मंत्री थे तो आप पालक मंत्री के नाते काम करते थे, तो मैंने पालक मंत्री के नाते ये बीड़ा उठाया है कि मुंबई के अंदर हर साल 100 एकड़ जमीन खाली करवाऊंगा और वहां पर सरकार के अंदर जो डीपीडीसी के अंदर जो एम्यूनिटी के काम दिए हुए हैं वो सारे एम्यूनिटी के काम होंगे. और आप भी विश्वास रखिए उसमें केवल मलवनी टारगेट नहीं है, उसमें जहां जहां पर सरकारी जमीनें हुई है उनको खाली कराना और खाली कराने के बाद में उनको समाज के उपयोग में लाना, यह पूरी ताकत. कल मैंने जाके चंद्रशेखर बावनकुले जी के साथ भी मीटिंग की, उनसे मैंने कलेक्टर को फोन कराया और कलेक्टर से फोन करके मैंने ये तय किया है कि ये किसी को इसको कोई धार्मिक आंदोलन नहीं समझे, इसको कोई राजनीतिक विषय भी नहीं समझे, यह केवल समाज के अंदर अपनी जिम्मेदारी निभाने का काम है. हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी जी कहते हैं कि 1947 में जब देश आजाद हुआ तो उसके पहले जो आजादी के लिए जिन लोगों ने अपने प्राण दिए, जिन्होंने आंदोलन किए, गांधी और नेहरू जी ने आजादी में काम किया, पर केवल गांधी और नेहरू के कारण आजादी नहीं मिली है. आजादी आदिवासियों के कारण भी मिली है, आदिवासी किसानों के कारण भी मिली है, आजादी महिलाओं के कारण भी मिली है. उन सब ने जिस भारत का सपना देखा था वो भारत आज है क्या? यदि उनको ये मालूम होता कि भारत ऐसा भारत होगा जो आज दिख रहा है तो शायद वो अपने जीवन का बलिदान नहीं करते थे.
उसका कारण माननीय नरेंद्र भाई मोदी जी कहते हैं कि जब हमने 1947-50 के बाद में जब भारत के अंदर सरकारें आई, चुने हुए जनप्रतिनिधि आए, तो उन्होंने बड़े बड़े भाषण देने शुरू कर दिए, बड़े बड़े वादे करने शुरू कर दिए, बड़े बड़े घोषणा पत्र छपा दिए। और लोगों को जब ये समझ में आया 15-20 साल के बाद में कि जो ये बोलते वो करते नहीं है, तो अब हालत ये हो गई है कि यदि कोई रहता जाता है गांव के अंदर तो लोग उसको मिलने के लिए नहीं आते, बुलाना पड़ता है, भीड़ जमा करनी पड़ती है। और इसके लिए मोदी साहब कहा करते हैं कि उतना ही बोलो जितना कर सकते हो, और करते हो तो उसको पूरा करो। और मैं आपके सामने सार्वजनिक तौर पे वादा करता हूं कि हर साल के अंदर मुंबई के अंदर 100 एकड़ जमीन खाली कराकर उसको लोगों के विकास के लिए समर्पित किया जाएगा। और जहां तक रोहिंग्या बांग्लादेशियों का सवाल है, रोहिंग्या बांग्लादेशी के बारे में तो सारे भारत की नीति स्पष्ट है। और अभी परसों सुप्रीम कोर्ट ने भी निर्णय दे दिया कि हम हमारे लोगों को नहीं संभाल पाते तो मेहमान को जबरदस्ती कौन से घर में ठहराएंगे, और ये जबरदस्ती के मेहमान किस काम के, और ये षड्यंत्र कैसे चलता है, उस षड्यंत्र के बारे में आज ये स्थान नहीं है। पर मैं पूरी ईमानदारी से भारत के नागरिक के नाते कहना चाहता हूं, भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता के नाते कहना चाहता हूं कि यदि इसी तरह से रोहिंग्या बांग्लादेशियों को भारत के अंदर आने दिया गया, मुंबई में बसने दिया गया, तो वो दिन दूर नहीं, फिर कोई कसाब पैदा होगा, फिर यहाँ पर बम विस्फोट की घटनाएं होंगी, फिर यहाँ ट्रेनें जलाई जाएंगी। और आने वाली पीढ़ी को सुरक्षित रखने के लिए, मुंबई को बचाने के लिए, यदि मुंबई को आसाम नहीं बनने देना है, यदि महाराष्ट्र को बंगाल नहीं बनने देना है, तो केवल ये माननीय देवेंद्र फडणवीस जी का काम नहीं हो सकता, आपको और हमको सबको मिलकर करना पड़ेगा। और इसमें किसी का जाति धर्म नहीं देखा जाएगा, ये मैं आपको पूरा विश्वास दिलाता हूं। पर हाँ, जो भारत के अंदर चोरी चिपटे आया है, जो भारत के अंदर भारत के संसाधनों को, भारत की सरकारी योजनाओं का फायदा ले रहा है गलत तरीके से, उसको फायदा लेने दिया जाएगा भी नहीं। चाहे धमकी दी जाए, चाहे हमला किया जाएगा, जिंदगी एक ही बार मिलती है, और जिंदगी की देश के लिए कुछ चली भी जाए तो इसमें यह भारतीय जनता पार्टी का कोई कार्यकर्ता नहीं करता है। मैं आज यहाँ पर इस विषय को ज्यादा लंबा नहीं खींचते हुए केवल आप सबसे रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ। आज भी यहाँ पर बाहर नाराबाजी हो रही है, थोड़े दिनों के पहले और भी नाराबाजी हो रही है। असलम शेख जी और मैं मिलकर, दोनों मिलकर हम आप सबसे निवेदन करना चाहते हैं, अभी ये सब नाराबाजी बंद हो जाए। ना हम किसी के विरोध में बात करेंगे, ना आप हमसे किसी के विरोध में बात करिए। सरकार को अपना काम करने दीजिए, आप अपना काम करने। इन्होंने अच्छी बात कही है कि जनप्रतिनिधि के नाते सबको अपना काम करने देना चाहिए। आप भी जनप्रतिनिधि के नाते काम करिए। जो नगर पालिका के चुनाव होने, जो चुन के आ रहे, वो भी अपने जनप्रतिनिधि की बात करेंगे। क्यों हम मुंबई का वातावरण बिगाड़ रहे हैं? मुंबई का वातावरण बिगड़ा है तो अपने कारण बिगड़ा है, तो ठीक होना भी अपने ही हाथ में है। तो आज के बाद के अंदर मालूम नहीं मुंबई के अंदर वातावरण ठीक करने का रोल करें, ऐसी मैं यहाँ रहने वाले सब नागरिकों से अपेक्षा करता हूँ। और मैं इतनी भी आपसे रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ कि जो काम हमने हाथ में लिया उसका फायदा यहाँ के मालूम के लोगों को कहना। मेरी विधानसभा के मलबा रेल के लोग आकर किसी उसका फायदा लेने वाले नहीं है, और इस फायदे के लिए आप सब मिलकर साथ करेंगे, साथ में मिलकर रहेंगे। आज मुझे एक बात का बहुत दुख है, बहुत दुख है, और मैं दुख सार्वजनिक रूप से कहना चाहता हूँ। इस हमारे मुंबई के अंदर सबसे बड़े जो महामंडलेश्वर हैं, स्वामी विश्वेश्वरानंद जी, जो कि विल्लेपार्ले में जिनका उगाड़े जी सबसे बड़ा आश्रम है, कापसे मैडम, इतना बड़ा आश्रम मुंबई में एक भी नहीं है। और पिछले 50 साल से उस आश्रम के अंदर वो लोगों की सेवा करते हैं। वो आज यहाँ पर मैंने उनको निमंत्रण देके बुलाया था, यहाँ के कार्यकर्ताओं ने निमंत्रण देके बुलाया था। वो आधे रास्ते पर आए, मैं आपको ये रिकॉर्ड कर रहा हूँ, नाम देके बता रहा हूँ, आप चाहिए तो कोई प्रेस वाले जाके उनसे पूछ ले। आधे रास्ते पर आने के बाद में उनको वापस जाना पड़े, जब उनको मालूम पड़ा कि यहाँ पर नारेबाजी हो रही है और यहाँ पे झगड़े की स्थिति बनी हुई है। क्या ये मेरे को शोभा देता है, कि असलम शेख जी को शोभा देता है, कि आपको शोभा देता है? ये सब चीजें कोई भी समाज का यदि धर्म गुरु, कोई विश्व गुरु, कोई सामाजिक गुरु यदि आता है तो उसको सम्मान के साथ में हम क्या बैठने के लिए कुर्सी देने से भी मना कर देंगे? किस स्तर पर हम जा रहे हैं? मुझे लगता है कि अब इसको कहीं ना कहीं रोकना चाहिए। इस रोकने के बाद में आज ये हॉस्पिटल के अंदर एक नई शुरुआत हुई, और हॉस्पिटल में जो आपने सीएफओ की बात उठाई है उसकी आप चिंता मत करिए, क्योंकि पहले माले पे बैठे हैं। पहले माले के ऊपर जाने के पहले अगले 7 दिनों के अंदर क्योंकि प्रेस के सामने आपने विषय उठाया है तो मुझे प्रेस के सामने जवाब देना पड़ेगा, नहीं तो ये कभी जाएगा कि गलत तरीके से हॉस्पिटल का उद्घाटन कर दिया गया। अगले 7 दिनों के अंदर सीएफओ के एनओसी लाकर यहाँ पर इनके हवाले कर दी जाएगी। और ये पहले माले पर है, इसमें फायर ब्रिगेड की कोई प्रॉब्लम नहीं है। पर 6 दिसंबर बार नहीं आएगा। और डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर के नाम से आज हमने हॉस्पिटल शुरू किया है। उनके सिद्धांतों को, उनकी गरिमा को, उनके महत्व को, उन्होंने क्या क्या नहीं किया, क्या क्या नहीं सोचा इस देश के लिए। आज यदि हम सब इकट्ठे होकर एक साथ में, एक अधिकार के साथ में रह रहे हैं तो वो केवल डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर के दिए हुए संविधान के कारण रह रहे हैं। और इसलिए इस हॉस्पिटल के अंदर जिस तरीके से आपने मैं डीन मैडम आपसे भी रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ,
आप यहाँ पे मेरी रिकमेंडेशन को ऑफिशियली स्वीकार करिए और डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर के नाम का फटाफट 1 महीने के अंदर लग जाए ऐसी व्यवस्था यहाँ पर करिए। बहुत बहुत धन्यवाद।